नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड BED SV 101 की यूनिट नंबर 2 और उसके चैप्टर नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यूनिट नंबर जो 1 है वो पूरी की पूरी चैनल पर अपलोड है और यूनिट नंबर 2 के भी 3 चैप्टर जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 के 4 और अंतिम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो यदि अभी तक आपने पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आने वाले जो चैप्टर हैं उन्हें समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए और आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप वहां से अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो द बुक सोसाइटी को डोनेट ज़रूर करें ताकि हम इस चैनल को और भी ज़्यादा अच्छे से अपडेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले ये जानते हैं कि सतत विकास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सतत विकास हेतु मूल्य। सतत विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी वो प्रोवाइड हो सकें। देखिए और आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर हम कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें या फिर अन्य जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, पेड़ पौधों की बात करें, तो पृथ्वी पर ये ना सीमित हैं और हमारी जो आवश्यकताएं वो असीमित हैं। तो ऐसे में हमें अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए, अपने नेचर का यूज़ इस प्रकार से करना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। तो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे ही सतत विकास कहा जाता है। अब बात ये आती है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे इंगेज किया जाए, बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूकता लेकर आई जाए। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो हमारे एथिकल वैल्यू हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। हम ना उपभोक्तावादी संस्कृति में जीते जा रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो की हमारी नीति चल रही है। तो ऐसे में बात ये आती है कि हम अपने नेचर को कैसे बचाएं और साथ साथ एजुकेशन किस प्रकार से इसमें हमारी सहायता कर सकती है। तो बेसिकली यही सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सतत विकास क्या है, सतत विकास के लिए शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है, सतत विकास के लिए बच्चों के अंदर कैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है और लास्ट में केस स्टडीज़ बताई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की परिभाषा बताती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो देखो 1987 में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की परिभाषा दी गई, जिसमें ये कहा गया कि ऐसा विकास भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यानी कि आज जो हम अंधाधुंध विकास की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की भूख इतनी ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ गई है कि नदियों पे इतने बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, हम नदियाँ सूखती जा रही हैं, जलीय जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो वन्य जीव जंतु हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, वनों की संख्या खत्म होती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में चिंता व्यक्त की गई कि भाई देखो, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास ऐसा करो जो भविष्य की पीढ़ियों यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखो। तो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाएगा वही सतत विकास कहलाएगा। तो प्रस्तावना सतत विकास की परिभाषा दे रही है। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है, जहाँ सतत विकास को और अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इससे पहले हम सतत विकास को समझें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सतत विकास की ज़रूरत ही क्यों है। तो मैंने यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट्स बना रखे हैं, मैंने समझाया तो पहले आपको। तो देखो, सतत विकास के कारण क्या है, यानी कि हमें ज़रूरत ही क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो देखो, हमने देखा कि 1970 के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। उन रिपोर्टों में दावा किया गया कि जो कृषि योग्य भूमि है वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है और ज़मीन तो देखो उतनी है, पॉपुलेशन दबादब बढ़े जा रही है। तो पॉपुलेशन इतनी स्पीड में बढ़े जा रही है कि कृषि योग्य जो भूमि है वो ख़त्म होती जा रही है। तो कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, खेती का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन जो कृषि पर निर्भर जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसान खाना तो खाएगा ही ना। तो कृषि योग्य भूमि की जो कमी थी ये सबसे बड़ी समस्या थी। फिर चारागाह की कमी, चारागाह मतलब घास के मैदान। अब पशुओं के लिए घास के मैदानों की भी कमी होने लगी, क्योंकि मनुष्य बढ़ने लगा, बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी, सड़कें बनने लगी, रेलवे बिछाई जाने लगी। तो ये सब किसकी जगह पर बिछाई गई,
पशुओं की जगह पर बिछाई गई। वहाँ पहले जंगल हुआ करते थे, जंगल काटे गए, पशुओं की संख्या लिप्त हुई, तो वनों के क्षेत्रफल में कमी आ गई। वनीय जो जीव जंतु है विलुप्त होने लगे, जलीय जीव जंतु विलुप्त होने लगे। जल के क्षेत्र में यानी कि समुद्र में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है कि समुद्र का प्रदूषण होता जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी में कमी आती जा रही है। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी और इन प्रॉब्लम्स पे ये कहा गया कि भाई देखो, ये समस्याएं किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्याएं पूरे विश्व के लिए हैं। अगर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी इंसान बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी भाषा के भेदभाव के बिना मारे जाएंगे। क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर आएगी तो वो ये नहीं कहेगी आप किस धर्म के व्यक्ति हो, मैं आपको छोड़ दे रही हूँ। जब नेचुरल डिजास्टर आएगी तो वो ये नहीं कहेगी आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। जब नेचुरल डिजास्टर आएगी तो वो ये नहीं कहेगी आप कौन सी कास्ट के हो। जब नेचुरल डिजास्टर आएगी वो ये नहीं कहेगी कि आप कौन सी कंट्री के हो। तो अगर प्रकृति संकट में आएगी तो सब लोग संकट में आएंगे, और प्रकृति को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए हमें सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना होगा। तो इस वाले पैराग्राफ में कुल मिलाकर यही बात बताई गई है कि अगर हमें लाखों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमने लाखों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। कैसे की है? हमने कृषि वाली जो गतिविधियां उसे तेज किया गया है, हमने इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से बढ़ाया है, और साथ ही साथ गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक रूप से बनती है, इनका उपयोग हमने दबादब किया। इस सब से क्या हुआ? इस सब से हमारी प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और लगातार इसकी कीमत हमने चुकाई है। जैसा कि माथुर और पॉल ने अपनी स्टडी में ये कहा कि मनुष्य ना स्वभाव से ही अपव्ययी है। अपव्ययी का मतलब ज़्यादा खर्चालू है। मनुष्य हमेशा से अपव्यय करता है, ज़्यादा खर्च करता है, और प्रकृति को भी उसने इसी तरीके से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिन झीलों में साफ पानी होना चाहिए था, जिन नदियों में साफ पानी होना चाहिए था, जिन खाड़ियों में साफ पानी होना चाहिए था, आज वो सेप्टिक टैंक बन गए हैं। यानी कि आज सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं ये अतृप्त हो चुकी हैं। हम ना संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हम ना ज़्यादा से ज़्यादा विकास के पीछे भाग रहे हैं। जो विशाल वन भूमि थी, जहाँ कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे, हजारों प्रजातियाँ वहाँ पर खेलती थी, आज ये सब चीज़ें हमने खो दी हैं। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को हमने लूट लिया है, कृषि भूमि को आज हमने नष्ट कर दिया है, और हम तेज़ी से ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जिससे हमारा जीवन ही एक दिन अस्तित्व में, जीवन का जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाएगा। चिंता का विषय बहुत खतरनाक है, और आने वाली पीढ़ियां तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें देख ही नहीं पाएंगी। तो ये सब तो हो गया सतत विकास के कारण। अब बहुत चिंता थी पर्यावरण को बचाने के लिए, तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में सबसे पहली बार प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे हम पहली अर्थ समिट भी कहते हैं। हालांकि स्टॉकहोम में भी 1972 में मीटिंग हुई थी। तो देखो, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर चिंता होती है तो उसके लिए मीटिंग कर लेते हैं बस। उन मीटिंग के अंदर ना ये तो कहा जाता है करोड़ों रुपए इस चीज़ पर खर्च करेंगे, बट रियलिटी कुछ अलग ही होती है। हर साल यूएनओ की मीटिंग होती है, उसमें ये कहा जाता है कि इस साल हम करोड़ों रुपए पर्यावरण को बचाने पे खर्च करेंगे, लेकिन अगले साल पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो ज़्यादा ही मिलता है। तो 1972 में स्टॉकहोम में मीटिंग हुई। ऐसी 1992 में ब्राज़ील का एक शहर था रियो। ब्राज़ील के शहर रियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 150 से भी ज़्यादा, कुछ किताबें 170 तक लिखती हैं, देश शामिल हुए, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पृथ्वी को बचाना है तो सतत विकास करना पड़ेगा। यानी कि सतत विकास शब्द जो प्रचलन में आया, ये कहाँ से प्रचलन में आया? प्रथम शिखर सम्मेलन के, जो कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। इसमें यह बताया गया कि भाई सतत विकास का मतलब है कि भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, और इसके लिए उन्हें कोई समझौता नहीं करना, और इसकी जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ियों की होती है। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में लिखोगे, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए उसी विकास को सतत विकास कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इससे आगे जो पैराग्राफ में आप पढ़ोगे वो ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पर एक ना ये डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में ये बताया गया है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ना सुख है और अंतिम संसाधन प्रकृति है। यानी कि जब मनुष्य का अंतिम संसाधन देखोगे तो ये प्रकृति है, और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य देखोगे तो वो क्या है? सुख है। तो मनुष्य अपने अनंत सुख की प्राप्ति के लिए प्रकृति का बड़े पैमाने पर क्या करता है? दोहन करता है, और इसी सुख की प्राप्ति के लिए वो प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, और वो समय दूर नहीं जब प्रकृति भी मनुष्य को प्रताड़ित करेगी। आज जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है नेचर वाली जगहों पर, आप देखिए जितने भी जो माउंटेन रेंज एरिया थे, पहाड़ी एरिया थे, पर्वतीय एरिया थे, या समुद्री एरिया जो था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारी एक्टिविटी बढ़ गई है कि परिणाम ये हो रहा है कि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा,
कि समुद्री जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएंगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और पूरा विश्व नुकसान इसका झेलेगा। तो बात ये आती है कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर एक मॉडल दिया गया कि भाई हर एक मनुष्य अगर समझेगा, हर एक मनुष्य ये मान के चलेगा ये प्रकृति हमारी घर है, ये पृथ्वी हमारा घर है और हमें इस पृथ्वी को बचाना है, तभी कुछ हो सकता है। और इसके लिए मनुष्य के अंदर 3 तरीके की नैतिकता आनी चाहिए। पहली नैतिकता है प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में। इसका अर्थ यह है कि हमें जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इनकी पहचान करनी चाहिए और भविष्य में भी इनका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें प्रकृति को ना जीवन स्थान के रूप में देखना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने घर की केयर करते हैं, उस प्रकार से जब हम अर्थ को भी अपना घर समझेंगे, इस ग्रह को अपना समझेंगे, तभी हम इसको बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो, मनुष्य का जिससे ना इमोशनली जुड़ाव हो जाता है, उसे बचाने का प्रयास करता है मनुष्य। तो मनुष्य को ना प्रकृति से इमोशनली अटैचमेंट करना चाहिए। तो मनुष्य जब प्रकृति से इमोशनली अटैच हो जाएगा तब वो प्रकृति को बचाने की प्रयास करेगा। लेकिन मनुष्य अभी नेचर से इमोशनली टच नहीं हुआ है। एक तरह हम कहते हैं सफाई सफाई सफाई, हम अपना घर का कूड़ा निकाल के रोड पे फेंक देते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली टच होंगे ना, तो हम पूरी अर्थ की सफाई की बात करेंगे और हर एक नदी फिर साफ होगी, हर एक जंगलों में पेड़ पौधे लहलाएंगे। लेकिन जब ये सब जब होगा, जब व्यक्ति के अंदर पर्यावरण की नैतिकता आएगी। मानव प्रणाली का जो संबंध है हमें वो समझना पड़ेगा कि धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक विश्वास, आय, धन, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्य को समान व्यवहार करना पड़ेगा। ये नहीं कि धर्म के आधार पर भेदभाव है, वो पृथ्वी को बचाएगा, वो पृथ्वी, ऐसा नहीं। बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी भाषाई भेदभाव के, बिना अमीरी गरीबी की चिंता करे हुए हर एक व्यक्ति को समान रूप से अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। तब इस पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। और भविष्य की चिंता करके हमें ये मानना होगा कि ये पृथ्वी हमने अपने बच्चों के लिए उधार ली है, हमें इसको इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारे बच्चे भी इसका प्रयोग कर पाएं, तब हम इस पृथ्वी को बचाने के लिए काम करेंगे। तो अभी तक आपने ये जाना कि सतत विकास क्या है और सतत विकास की जरूरत क्यों है। तो सतत विकास की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, चारागाहों की कमी होती जा रही है, वनों के क्षेत्रफल में कमी होती जा रही है, वन्य जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें सतत विकास की जरूरत है। और सतत विकास का मतलब सिंपल सा ये है कि आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखकर हमें विकास करना है। वही विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब बात ये आती है कि सतत विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा कैसे भूमिका निभा सकती है। तो देखो, एजुकेशन का मोटिव क्या है। तो एजुकेशन का मोटिव ये है कि हम बच्चों के अंदर ऐसे गुणों का विकास करें जो भावी पीढ़ियों के लिए भी कार्य आ सके। एजुकेशन निरंतर चलने वाली क्रिया है, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। हम यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही यही है कि इस पीढ़ी को जो ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। लेकिन अगर इसी पीढ़ी का ज्ञान गलत है तो आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान गलत मिलेगा। तो सतत विकास को हम कैसे प्राप्त करें। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब यह है कि आने 21वीं शताब्दी में विकास कैसे होगा। तो एजेंडा 21 को कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, क्या करें हम एजुकेशन को बढ़ावा दें और एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसे मूल्यों का विकास करें कि हर एक बच्चा जब बड़ा हो तो पर्यावरण के प्रति उसके मन में क्या हो, भाव हो। कह रहा है इतिहास में अगर हम बात करें, मानवता एक ऐसे क्षण पर खड़ी है जहाँ पर गरीबी, भूखमरी, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता बदतर परिस्थितियों में है। क्योंकि देखो, अगर इंसान गरीब है तो पेट भरने पर ध्यान देगा, पर्यावरण बचाने पर तो ध्यान नहीं देगा। अगर व्यक्ति का खराब स्वास्थ्य है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करेगा, पर्यावरण के प्रति चिंता क्यों करेगा। और व्यक्ति अगर अनपढ़ है, निरक्षर है, अज्ञानी है, तो फिर उसे यही नहीं पता क्या चीज़ उसके लिए प्रॉफिटेबल और क्या चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे में जब तक हम गरीबी नहीं खत्म करेंगे, भुखमरी नहीं खत्म करेंगे, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को नहीं खत्म करेंगे और निरक्षरता यानी कि लोगों को शिक्षा जब तक नहीं देंगे, तब तक आप ये भूल जाओ कि आप पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि देखो, अब आप कहोगे गरीबी कैसे जुड़ी हुई है, तो देखो, अगर लोग ज़्यादा गरीब होंगे तो क्या होगा, गंदी बस्तियाँ बसेगी, क्योंकि वो बस्तियों में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, पानी की निकासी अच्छे से नहीं होगी, वो पॉल्यूशन होगा क्योंकि फिर उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गरीबी जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। फिर भुखमरी, अगर भुखमरी होगी तो इंसान नशाखोरी करेगा, आपराधिक गतिविधियां करेगा और समाज में क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब गरीबी होगी, भुखमरी होगी, तो इंसान का स्वास्थ्य क्या अच्छा हो सकता है, बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, भयानक बीमारियां आएंगी।
और ये सब कब होता है? जब व्यक्ति निरक्षर होता है, अशिक्षित होता है। तो व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो समाज का एक पायदान वो आगे बढ़ जाएगा, उसे पता चल जाएगा क्या चीज़ उसके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या चीज़ उसके लिए लॉस है, तो फिर वो उसी हिसाब से क्या करेगा, डिसीजन भी लेगा। तो जब हम अपनी भलाई की बात करते हैं, पर्यावरण की भलाई की बात करते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके लिए हमें युवाओं को एक ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो सतत विकास के लिए हो, पर्यावरण के प्रति हो। अब बात ये आती है कि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। तो इस प्रकार की शिक्षा में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो किसका होगा? शिक्षकों का होगा। और जब शिक्षक खुद पर्यावरण के प्रति सचेत होगा तो बड़े पैमाने पर बच्चों को भी सचेत करेगा। प्रश्न यही आता है किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो शिक्षा की व्यवस्था ऐसी की जाए जिसमें यह बताया जाए कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बच्चों को बचपन से ऐसी जगह पर ले जाया जाए जो पर्यावरण संकट की जैसी जगह हो। उन्हें बताया जाए देखो यहाँ पर पहले हरे भरे जंगल थे, आज ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, अब हमें इसे फिर से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें झीलें दिखानी चाहिए, नदियाँ दिखानी चाहिए, नदियों की गंदगी दिखानी चाहिए और ये बताना चाहिए देखो बेटा कि ये जो नदियाँ हैं अगर हम इन्हें स्वच्छ रखेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी, ये निरंतर चलती रहेंगी, स्वच्छ जल के झरने चलते रहेंगे। पेड़ पौधे ये हमारे जीवन के आधार हैं, हमें इससे बचाव करना पड़ेगा। तो बचपन से ही बच्चे के अंदर जब ऐसे मूल्यों का हम विकास करते रहेंगे, बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देते रहेंगे, तो बच्चा बड़ा होकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे चीज़ों को बढ़ावा देगा। ऐसा इस वाले पैराग्राफ में कहा गया है। और अगर आप चाहें तो ये वाला पैराग्राफ, ये वाला एक डायग्राम देख सकते हैं कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से हमें भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ाना चाहिए, पर्यावरण के इतिहास को समझाना चाहिए, पर्यावरण की सुंदरता को समझाना चाहिए, पर्यावरण का राजनीति से क्या संबंध हो सकता है ये बताना चाहिए, सामाजिक समस्याओं को बताना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देंगे तभी तो बच्चा, देखो जब बच्चों को कभी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है तो बच्चा सॉल्यूशन करेगा कैसे? तो शिक्षा में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स को भी दिखाना चाहिए ताकि बच्चा सॉल्यूशन दे, बच्चा कुछ करे, ऐसे प्रोजेक्ट चलाए अपने स्तर पर कि हाँ भाई हमें अपनी सोसाइटी को क्या करना है, क्लीन एंड ग्रीन रखना है। तो जब बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे तब आप ये मान के चलो तब बच्चा क्या करेगा, पर्यावरण गिरावट जैसी जो समस्याएं हैं इसे दूर करने का प्रयास करेगा। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब बात ये आती है सतत विकास के लिए हम मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं। तो देखो मूल्य शब्द को हम समझ चुके थे कि मूल्य अदृश्य होते हैं। हर समाज का एक मूल्य होता है। जैसे किसी का मूल्य ये है कि हमें ईमानदारी से जीवन जीना है, किसी का मूल्य ऐसा हो सकता है कि हमें सत्य ही बोलना है, किसी का मूल्य ऐसा होता है कि हम कठिन परिश्रम करेंगे। तो हर एक जो सोसाइटी है उसके अलग अलग मूल्य होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड होता है। लेकिन बात ये आती है मूल्य बनते कैसे हैं। तो मूल्य जो बनते हैं ये 3 प्रोसेस होता है इसका। पहला होता है संज्ञानात्मक, यानी कि देखो हम किसी चीज़ के प्रति कैसे जाते हैं, जब हमें उसका ज्ञान मिलता है। तो जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो उसके प्रति हमारा झुकाव होगा। देखो जब हमारी किसी चीज़ के प्रति नॉलेज होगी तो हमारे इमोशन उसके प्रति होंगे, और जब हमारे इमोशन उसके प्रति होंगे तब हमारा व्यवहार उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए निगेटिव है, तो हमने उसका ज्ञान लिया, ज्ञान के बाद हम इमोशनली उससे जुड़ गए और फिर क्या होगा, हमारा व्यवहार उसके प्रति क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है, हमने उसका ज्ञान लिया, इमोशनली उससे जुड़ गए, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो बचपन से आपको ये बता दिया गया कि ये पेड़ बहुत बेकार है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कांटे हमें चुभ जाते हैं। तो आपको ज्ञान क्या होगा कि भाई ये पेड़ बेकार है। आपका भाव उस पेड़ के प्रति क्या आएगा, यार ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसके कांटे मुझे चुभ सकते हैं। तो आपका व्यवहार उस पेड़ के प्रति क्या होगा, नकारात्मक होगा, आप उसे काट दोगे। लेकिन अगर आपको बचपन से बताया जाए कि ये जो पेड़ है आपको ऑक्सीजन दे रहा है, ये जो पेड़ है इसकी पत्तियां आपकी औषधि के लिए प्रयोग की जा रही हैं, ये घर में क्या होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, तो आपके पास पॉजिटिव ज्ञान आया, तो आपका भाव भी उसके प्रति पॉजिटिव हो गया और आपका व्यवहार भी उसके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर मूल्यों का कैसे विकास किया जाए कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए करें। तो बचपन से ही पर्यावरण के प्रति बच्चों के अंदर भाव विकसित कर दो, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज़ के प्रति इमोशनली अटैच हो जाता है तो वो जीवन भर उसके प्रति अटैच ही रहता है। जैसे धर्म के मामले में देख लो, बच्चे के अंदर बचपन से ही धर्म भर दिया जाता है, जाति भर दी जाती है, अपना समाज भर दिया जाता है, अपना परिवार भर दिया जाता है, और बच्चा मरते दम तक अपना धर्म, अपनी जाति भूल ही नहीं पाता है। तो धर्म जाति के साथ साथ अगर बच्चे के अंदर शुरुआत से पर्यावरण के प्रति प्यार अगर भरा जाए तो शायद ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। हम इस अर्थ को बचा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रख सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि बच्चे के अंदर ज्ञान भरा जाए और साथ साथ उसे भावनात्मक रूप से उसे जोड़ भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर जब भावनात्मक विकास होगा तो बच्चा खुलकर अपनी मानसिकता को व्यक्त करेगा और अपने समाज के संचालन पर ध्यान देगा। ये बात यहाँ पर कही गई है
कि अगर आप एक बच्चे के मामले में विचार करें जो जानता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को छेड़ना नहीं चाहिए, फिर भी उन पर पत्थर फेंकेगा। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे से बाहर निकल जाते हैं फिर भी बिजली के उपकरणों को यानी कि पंखे लाइट को बंद करना भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्या कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है या फिर व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते? तो ऐसा इसलिए है कि हमें अंदर ज्ञान तो है कि हमें बिजली बचाना चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए नहीं हैं, इमोशनली अटैच नहीं है। जिस दिन हम इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो कमरे से बाहर निकलते हुए पहले बटन दबाएंगे। जिस दिन हम इमोशनली अटैच हो जाएंगे ना तो जानवरों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे। तो कई बार हमारे अंदर ज्ञान होता है लेकिन भाव की कमी होती है। तो बच्चे को क्या करो, भाव विकसित करो, मानसिकता उसकी ऐसी बना दो, भावनात्मक पक्ष उसका मजबूत कर दो, तो बच्चा क्या होगा, इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करेगा। सतत विकास के मूल्य के लिए एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें कोई मतभेद ना हो, डाइवर्सिटी का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को लिए बचाया जाए और पृथ्वी को अपना घर समझा जाए। शिक्षा हमें स्वयं को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करती है, दूसरों को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करती है, और हमें यह भी समझ आती है कि पर्यावरण और प्रकृति में हमारा संबंध कैसा है, संवाद विकसित करती है। और ये सब जब भी हो सकता है जब खुलकर व्यक्ति को ईमानदार बने, व्यक्ति पर्यावरण के प्रति। ऐसा ना हो कि वो दिखावटी ज्ञान ले रहा हो। बहुत सारे बच्चे बीए पास हो जाएंगे लेकिन क्या उन्हें किताब में जो लिखा उसका ज्ञान रहेगा? नहीं, डिग्रियां उन्हें मिल जाएंगी क्योंकि कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। लेकिन बच्चा जब इन किताबों को पढ़कर पास हो गया, बच्चे के अंदर जब इस प्रकार की शिक्षा आएगी तभी तो उसके अंदर ऐसे मूल्यों का विकास होगा। अगर बच्चा ये सोचकर चलेगा कि मुझे एग्जाम के लिए सिर्फ 4 लाइनें रट के लिख देनी है, तो बच्चा कभी इन चीज़ों से इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चा इसलिए इस चीज़ को पढ़ेगा कि मुझे इसके लिए सोसाइटी में कुछ करना है, तब वो क्या होगा, तब वो इमोशनली अटैच होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पैराग्राफ को, इस किताब को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप इस किताब को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें जीवन में इन मूल्यों को लेकर आना है, तो आपके अंदर ऐसे मूल्य आएंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा है। आपके अंदर प्रेम आएगा, करुणा आएगी, दूसरों के प्रति सम्मान आएगा, खुली मानसिकता होगी आपकी। आप सिंपल सा अगर किसी को देखेंगे कोई बंदा कूड़ा फेंक रहा है नदी में, आप उसे तुरंत वहीं रोक देंगे कि भाई ऐसा मत कर। आप देखें कोई बंदा पेड़ काट रहा है, आप उसे तुरंत रोक देंगे भाई ऐसा मत कर। और फिर उसे भी जब शिक्षा होंगे, हर एक बंदा शिक्षित होता जाएगा, पर्यावरण अपने आप बच जाएगा। हम न्याय और शांति की बात करेंगे, हम संयम की बात करेंगे, हम प्रकृति में जीवन को ढूंढेंगे। और जब हम प्रकृति में जीवन को ढूंढेंगे ना, तब जाके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अगर सतत विकास के लिए कैसे मूल्य होने चाहिए, तो सतत विकास के लिए 4 प्रकार के मूल्य यहां बताए गए हैं। एक शांति है, एक मानव अधिकार है, एक लोकतंत्र है और एक सतत विकास है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। तो सतत विकास के लिए जब आप शांति मूल्य की बात करते हो, यहाँ पर ये चीज़ इंग्लिश में लिखी है, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चार्ट से समझाया गया है कि जब सतत विकास के लिए आप शांति जैसे मूल्यों की बात करते हो तो बच्चों के अंदर क्या क्या लाना चाहिए। तो प्रेम सिखाना चाहिए बच्चों को प्रकृति से। अब इससे क्या होगा, बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, आत्मसम्मान की ओर आगे बढ़ेगा, विश्वास और सम्मान की बात करेगा, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी उसकी, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना आएगी। दूसरी बात, दूसरों के लिए चिंता करेगा, वो वफादारी निभाएगा, त्याग की भावना आएगी, मेल मिलाप की भावना आएगी, बच्चे के अंदर करुणा आएगी। जब पेड़ को काटा जाएगा उसे दुख महसूस होगा, पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा के प्रति सद्भाव की भावना रखेगा वो। इसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि विचारों की स्वतंत्रता रखेगा। जवाबदेहिता, देखो जब हमारी जवाबदेहिता बनती है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तब हम कोई काम करते हैं। लोकतंत्र में कानून और व्यवस्था का हम सम्मान करेंगे, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे, कड़ी मेहनत और व्यवहारिक मानसिकता की बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी एक टेबल बताई गई है 2 पेजों में, जिसमें ये बताया गया कि कैसे मूल्य होने चाहिए जिससे हम इस ग्रह को बहुत अच्छा बना सकें, अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकें। तो आप पीडीएफ से ये सारी चीज़ें देख सकते हो, चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथ है, 20-22 पेज का चैप्टर है ये, और मैं इसको समराइज करके समझाना चाहता हूँ। आगे चैप्टर में बताया गया कि बच्चों में मूल्यों का विकास कैसे करें, तो मैंने आपको बता ही दिया, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से रिपीट की जा रही है। बट यहाँ पर कुछ मेन हेडिंग है, उन हेडिंग को हम देख लेते हैं कि बच्चों, अगर किसी बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों के अंदर अगर हमें मूल्यों का विकास करना है तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोषण संबंधी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए बच्चों में मूल्यों का विकास कैसे किया जाएगा, तो आप पहली हेडिंग बनाओगे, यहाँ पे 8-10 हेडिंग बनी हुई है। पहली हेडिंग बनाओगे आप कि पोषण संबंधी गतिविधियाँ, यानी कि हमें ये बताना होगा, हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि हम ये बताएं बच्चे को कि हमें किस चीज़ से कैसा न्यूट्रिशंस मिल रहा है। तब बच्चे को जब ये पता चलेगा हमें पर्यावरण से ये वाला न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर्यावरण से ये पोषण मिल रहा है, तो पर्यावरण का क्या करेगा, सम्मान करेगा, उसकी सराहना करेगा। वो ये बताएगा भाई तुलसी की पत्ते से हमें देखो ये वाली चीज़ मिलती है,
नीम की पत्तियों के अंदर ये गुण हैं। तो जब हम लोग बच्चों के अंदर गुण बताएंगे, बच्चों को गुण बताएंगे प्रकृति का, तो बच्चा उसका सम्मान करेगा। बच्चों को ऐसी जगह घुमाने ले जाना पड़ेगा जहाँ पर्यावरण का विनाश हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे के अंदर करुणा आएगी, प्रेम आएगा, वो कहेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को क्या होना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। उसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जिन जगहों को नुकसान पहुंचा है पर्यावरण की वजह, जो हमारी एक्टिविटी की वजह से। तो बच्चे के अंदर इमोशंस आएंगे और वो पर्यावरण को बचाने की बात करेगा। तो बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास कैसे करोगे, सबसे पहले आप पोषण संबंधी गतिविधियाँ बताओगे। दूसरा, बच्चों को पर्यावरण से परिचित कराने के लिए मीडिया का उपयोग करोगे। तो प्रिंट मीडिया, ऑडियो वीडियो मीडिया जो होती है, युवा के दिमाग पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है। ठीक है, तो रंगीन चित्र, वीडियो, फिल्म, टेलीविजन कार्यक्रम से भरपूर किताबें बच्चों पर गहरा प्रभाव डालेगी। इन्हें हमें सावधानी से चुनना चाहिए ताकि बच्चे पर पर्यावरण के बारे में सही जानकारी मिले, ऐसा ना हो गलत जानकारी मिले। जानवरों को इंसान जैसे व्यवहार करते हुए दिखाना चाहिए, घरों में रहते हुए दिखाना चाहिए, फर्नीचर का उपयोग करते हुए दिखाना चाहिए। इससे बच्चों को लगेगा यार ये जानवर नहीं है, ये भी हमारी तरह ही है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। रोल प्ले करना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। तो पौधों और जानवरों की भूमिका निभानी चाहिए बच्चों के सामने। इससे बच्चों में क्या होगा, सहानुभूति पैदा होगी। जैसे नाटक होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम नाटक करते हैं, स्कूलों में प्ले करते हैं, ताकि जो हमारे राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे मन में सम्मान आ सके, जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राण दे दिए। इसी प्रकार से एनवायरनमेंट डे पर भी प्रोग्राम होने चाहिए। एनवायरनमेंट डे पर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, रोल प्ले होने चाहिए, जिसमें बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पशुओं पर गोली चला रहा है लेकिन एक डॉक्टर उसी पशु का इलाज कर रहा है। तो बच्चे के अंदर ऐसे भाव पैदा होंगे कि हाँ हमें इन पशुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। कल्चरल एक्टिविटी करनी चाहिए, महाकाव्य, लोक कथाएं, धार्मिक गीत, नृत्य, कठपुतली नाटक, इस तरीके से बच्चों के अंदर पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को जोड़ना चाहिए। बच्चों को रिसाइकलिंग के यूज़ बताने चाहिए। बेकार कागज़, टूटे हुए कांच, धातु की चीज़ों का जो भंडारण है, पुरानी किताब पुस्तकालयों को दान करना सिखाना चाहिए। कागज़, रंग और अन्य चीज़ों का किफ़ायती उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन बैग को मना करना सिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच के जो भेदभाव है उन्हें खत्म करने की बात करनी चाहिए। और लोकतंत्र में विश्वास का पोषण करना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो बच्चे को अकेलापन ना सिखाएं, बच्चे को ये दिखाएं कि भाई समाज में तेरी एक भूमिका है और जाके अपनी भूमिका को निभा, पार्टिसिपेट कर, ताकि बच्चे के अंदर शर्म के भाव खत्म हो जाएं, वो आगे बढ़े, वो लीडरशिप करे, अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े, स्नेहपूर्ण रूप से जुड़े और समाज की समस्याओं पर खुलकर बात करे और प्रकृति के बारे में दूसरों को भी अवेयर करे। फिर अगली बात है समावेशन की ओर। तो समावेशन का मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज हमेशा अपने आप से बाहर रखता है। जैसे कोई अपंग है, कोई दिव्यांग है, ऐसे व्यक्ति को समाज दूर रखता है। नहीं, इन्हें भी समाज में मिलाओ, इन्हें भी समाज के साथ जोड़ो, इन्हें भी समाज के साथ शिक्षित करो और इनका भी योगदान लो समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को रटने के लिए मत पढ़ाओ, बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि वो गंभीर रूप से सोचें, समस्याओं को हल करें। बच्चों को केस स्टडी दो ताकि बच्चे मूल रूप से सोचें, सवाल उठाएं, समाधान खोजें, अधिकारों के बारे में जागरूकता लें। बच्चों को ये मत सिखाओ कि ये चीज़ क्या है, बल्कि ये बताओ ये चीज़ क्यों है। तो बच्चों को इस प्रकार से केस स्टडी दो, परियोजना कार्य कराओ जहां बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़े। बच्चा तो क्वेश्चन के आंसर रट ले रहा है, बस क्वेश्चन के आंसर रट ले रहा है। तो ये रटने वाली जो विद्या है इसे खत्म करो। संचार कौशल विकसित करो, यानी कि बच्चों को समाज में बातचीत करने, कहानी, घटनाओं के माध्यम से मौखिक संचार से रखो ताकि बच्चे के अंदर कोई झिझक ना हो, बच्चा सबके सामने अपनी बात कह सके। बच्चे को सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सिखाओ कि भाई अगर इस दुनिया में एक चीज़ हो गई ना सारी, तो जीवन हो जाएगा बोरिंग। तो जीवन में बहुत सारी विविधताएं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो सांस्कृतिक विविधता जब बच्चे के अंदर आएगी तो बच्चे के अंदर टॉलरेंस आएगी, सहनशीलता की भावना भी आएगी। बच्चे विभिन्न गीत, विभिन्न वेशभूषा, इन सबको भी बढ़ावा देंगे। सीखने के उपकरण में आईसीटी की भूमिका से परिचित होना चाहिए। आईसीटी मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छे से चीज़ों को सिखाया जा सके। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जीवन कौशल शिक्षा हो। तो यहाँ पर बताया गया कि युवा लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। इतना ही नहीं, बचपन की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीज़ें हैं इन्हें शुरुआत से ऐसी समस्याएं बच्चों को बता दी जाए। महामारी, एड्स, संघर्ष, लैंगिक समानता, भेदभाव, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बचपन में बता दी जाए कि ये चीज़ें गलत होती हैं, ताकि बच्चे एक टीम के रूप में काम कर सकें। क्योंकि देखो भाई, आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको टीम वर्क ही करना पड़ेगा। बिना टीम वर्क के तो जीवन नहीं जिया जा सकता, अकेले तो कोई बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता।
स्कूल और कम्युनिटी, देखो आज हमारे समाज में दिक्कत ये आ गई है कि स्कूल और कम्युनिटी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। यानी कि स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और उसका कम्युनिटी से लेना देना नहीं है, और कम्युनिटी में जो चीज़ सिखाई जा रही है उसका स्कूल में लेना देना नहीं है। तो स्कूल और कम्युनिटी अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। लेकिन पहले स्कूल और कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्कूल की एक्टिविटी ना समुदाय में की जाती थी, तो स्कूल और कम्युनिटी को हमें एक साथ जोड़ने की जरूरत है। बच्चे पर्यावरण को बचाने और सुधारने के लिए क्या करें, पेट्रोलिंग करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अपने बड़े बूढ़ों के साथ जाएं, पार्कों में सफाई करें, शिक्षित करें लोगों को। अगर कोई बंदा कूड़ा फैला रहा है, कोई बंदा पॉलिथीन बैग ले रहा है, तो उसे समझाएं कि नहीं भाई देखो पॉलिथीन बैग ऐसा नहीं लेना चाहिए। बच्चों को नुक्कड़ नाटक करने चाहिए। तो आज बच्चा समाज से कटता जा रहा है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा समाज से कटता जा रहा है। तो भाई जब समाज से बंदा कट ही जाएगा तो समाज में सुधार होगा कैसे? तो स्कूल और समाज को एक दूसरे से जोड़ना होगा ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और ग्रीन क्लब की स्थापना करनी होगी स्कूलों में भी और सोसाइटी में भी, ताकि पर्यावरण के प्रति लोग अवेयर हो सकें। आगे कुछ केस स्टडी दी गई है छोटी छोटी कि किस प्रकार से लोगों ने अपने क्षेत्र में पानी को बचाया है, सड़कों की मरम्मत करवाई है, इतने नहीं गंदे तालाबों को कैसे साफ़ किया है। नदियों पर एक केस स्टडी दी गई है। तो ये छोटी छोटी 2 केस स्टडी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आई होप सो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का समाधान आप आराम से कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा था, ये 17-18 पेजों का चैप्टर है। मैंने इसकी सिर्फ समरी दी है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो अच्छे से इसमें समझ में आपको आ जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमसे वो डाउट जरूर क्लियर कर सकते हैं। सारे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा ज़्यादा आंसरों को हम दे सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।